आज का टॉपिक है दोस्तों, वर्किंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर हम ले ले कार। ये कार काम कैसे करता है। नॉर्मल क्या होता है कि आप समझते होंगे कि चाबी डाला, स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम लोग गाड़ी को लिए आगे बढ़ गए। लेकिन उसको मतलब उसमें काम कैसे करता है, क्या सिस्टम काम होता है, किस तरह से आपने चाबी से लेके मतलब इंजन ऑन करने से लेके चलने तक, रोकने तक क्या क्या उसमें होता है, काम करता है, उसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे। इसमें हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ऑटोमोबाइल या वर्किंग ऑफ कार के बारे में, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं शुरू से, यानी चाबी डालने से लेके चाबी इंसर्ट करने से लेके। तो यहाँ हम लोग दोस्तों 5 कैटेगरी में समझेंगे आसान तरीके से कि ये कार काम कैसे करता है। तो पहला कैटेगरी जो है वो है क्रैंकिंग ऑफ द इंजन। क्रैंकिंग ऑफ द इंजन क्या है? तो वो है कि आप जैसे समझते हैं कि सेल्फ करना, सब सोचे गाड़ी में चाबी डाला, सेल्फ मारा, तो उसी को कहते हैं क्रैंकिंग ऑफ द इंजन। मतलब इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करना, क्रैंकिंग ऑफ द इंजन पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी आता है वो है स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, मतलब इंजन स्टार्ट हो गया, वो प्रोसेस को हम लोग दूसरा कैटेगरी में रखेंगे। तीसरा कैटेगरी आता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। अब इंजन तो स्टार्ट हो गया लेकिन पावर आगे भी तो बढ़ाना है गाड़ी को। सिर्फ इंजन स्टार्ट होने से गाड़ी तो नहीं चलेगी, उसका पावर को चक्के तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस है, तो तीसरा कैटेगरी हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब गाड़ी आगे तो बढ़ गई। अब चौथा है टर्निंग ऑफ व्हीकल, मतलब कार को मोड़ना कैसे, वो सिस्टम। पांचवा कैटेगरी जो है उसको हम लोग रखेंगे ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल, मतलब कि गाड़ी को तो चल रहा है, टर्निंग भी ले लिया, अब रोकना भी तो है, तो ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल को हम लोग रखेंगे पांचवा कैटेगरी में। तो चलिए कैटेगरीज वाइज पहले हम लोग देखते हैं क्रैंकिंग ऑफ द इंजन, मतलब इंजन को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल समझिए कि सबसे पहले हम लोग चाबी डाला, और चाबी डालने के बाद हम लोग इग्निशन को ऑन करते हैं। ऑन जैसे ही करते हैं, बैटरी की हेल्प से क्या होता है कि क्लस्टर जो हमारा मीटर होता है, जो सामने का जो पैनल होता है स्टीयरिंग के पास, उसको हम लोग क्लस्टर मीटर बोलते हैं। वो एक्चुअली में वो क्लस्टर पैनल भी होता है, वो एक्चुअली में वो स्टार्ट हो जाता है बैटरी की हेल्प से। ठीक है, वो बैटरी से पावर लेके, उसी में आप लोग एनालॉग हो या डिजिटल हो, अभी ज़्यादातर डिजिटल मार्केट में आया हुआ है, तो वो स्टार्ट हो गया। उसमें हम लोग वो दिखने लगेगा, शो होने लगेगा, उसमें लोग किलोमीटर देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन लगभग उसमें होता है, फ्यूल का इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो स्टार्ट हो जाता है। अब उसी चाबी को जब आगे बढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं क्रैंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लेना। सेल्फ लेने से गाड़ी इंजन स्टार्ट होती है, एक्चुअली में वो क्रैंकिंग है। तो जैसे ही हम लोग क्रैंकिंग लेते हैं, चाबी को और आगे स्विच करते हैं, मतलब और आगे टर्न करते हैं, तो क्या होता है कि एक सर्किट पूरा होता है। वो सर्किट क्या है कि जो स्टार्टर मोटर है, जो कि इंजन को हेल्प करता है स्टार्ट होने में, वो कनेक्शन होता है बैटरी से जुड़ा हुआ, और स्विच उसका वहीं पे होता है जहाँ पे आप लोग सेल्फ लेते हैं। जैसे ही आप सेल्फ लिए, एक सर्किट पूरा हुआ। जैसे ही सर्किट पूरा हुआ, करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने से स्टार्टर मोटर पे करंट पहुंचा। और स्टार्टर मोटर का काम क्या है? नॉर्मल समझिए कि स्टार्टर मोटर का काम है इंजन को शुरू में धक्का लगाना। धक्का लगाना कैसे? कि इंजन को शुरू होने, स्टार्ट होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आरपीएम चाहिए। वो आरपीएम वो स्टार्टर मोटर शुरू में इसको दे देता है। जैसे पंखा में कंडेंसर कहते होता है, शुरू में धक्का लगा दिया जाता है, वो शुरू में चलने की कोशिश नहीं करता है, उसको शुरू में कंडेंसर का काम होता है, कैपेसिटर जो लगा होता है, धक्का लगा देना। जैसे ही वो धक्का लगाया, पंखा आपका रोटेट करने लगा। सेम समझ लीजिए कि स्टार्टर मोटर का वही काम है। उसके बाद एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, स्टार्टर मोटर अपना काम खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ देखेगा खड़ा होकर या बैठ के, वो पीछे हो जाता है। उसमें एक पिनियन, गियर पिनियन लगा होता है, जो कि इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ फ्लाई व्हील है, उससे इंगेज होने के लिए जो पिनियन स्टार्टर मोटर के आगे में पिनियन लगा होता है, वो पिनियन और जो फ्लाई व्हील का जो पिनियन है, वो दांता जो है इस पर गियर है, वो अटैच होता है, इंगेज होता है। और जैसे ही स्टार्टर मोटर घूमता है, वो फ्लाई व्हील को भी घुमा देता है। फ्लाई व्हील जैसे घूमा, वो पावर क्रैंक को जाता है, क्रैंक घूमने लगता है। जैसे ही क्रैंक घूमा, पिस्टन रेसिप्रोकेट करने लगता है, और जैसे ही पिस्टन रेसिप्रोकेट करा, वो अपना फ्लो पकड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि अब नॉर्मल समझिए स्टार्टर मोटर का काम, कि कोई पुलिस है, वो चोर को पकड़ के ले जा रहा है, तो चोर, अब पुलिस खींच रहा है उसको, और चोर जाना नहीं चाह रहा है। पुलिस खींच रहा है, चोर जाना नहीं चाह रहा है, तो उस वक्त क्या करता है?
डंडा निकालेगा, एक डंडा पीछे मारेगा, जैसे ही एक डंडा पीछे मारा चोर खुद दौड़ने लग जाता है। तो वही जो डंडा है वही कैपेसिटर यानी पंखे में है जो काम करता है पंखे को घुमाने में, और वही डंडा है जो स्टार्टर मोटर के रूप में है जो इंजन को घुमाने में काम करता है शुरू में। उसके बाद फिर इंजन खुद घूमने लग जाता है। ये एक नॉर्मल समझ लीजिए आप बात को। अब क्या हुआ, स्टार्टर मोटर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आरपीएम से फ्लाईव्हील को घुमाया, फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट को घुमाया, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को ऊपर नीचे मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में डाल देता है। अब यहाँ पे क्या है कि इंजन को स्टार्ट होने के लिए, अब जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है, अब उसको स्टार्ट होने के लिए क्या है कि पहला स्ट्रोक हम लोग जानते हैं कि जब पिस्टन जो है वो पहला स्ट्रोक यानी सक्शन स्ट्रोक बोला जाता है। जब पिस्टन नीचे की ओर ट्रैवल करता है यानी टॉप डेड सेंटर टीडीसी से बॉटम डेड सेंटर यानी बीडीसी पे ट्रैवल करता है, ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है उसके ऊपर जो हेड में लगा रहता है इनटेक मैनिफोल्ड, जो कि कैम द्वारा, कैम शाफ्ट नॉट क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट द्वारा ऑपरेटेड रहता है। वो मैं आगे स्पेशल वीडियो में मैं इंजन का बता दूंगा, वो आप टेंशन मत लीजिए। अभी ओवरव्यू समझिए, ओवरव्यू में ऑटोमोबाइल काम कैसे करता है वो मैं बता रहा हूँ। इंजन पे अभी ज़्यादा डीपली मत जाइए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही सक्शन स्ट्रोक यानी पहला स्ट्रोक नीचे आता है, पिस्टन जब नीचे जाता है तो इनटेक मैनिफोल्ड खुल जाता है। अगर पेट्रोल इंजन हुआ तो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया, कंबशन चैम्बर में आ गया, यानी तो सिलेंडर के अंदर आ गया पहला स्ट्रोक में। अब दूसरा स्ट्रोक क्या है, अब वो तो रोटेट कर रहा है, तो दूसरा स्ट्रोक में फिर वापस से पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, और पिस्टन ऊपर की ओर जाता है दूसरे स्ट्रोक में। वो दूसरे स्ट्रोक को कहते हैं हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब कि दबाव वाला स्ट्रोक। अब इतना ज्यादा दबाव उसमें डाल देता है, जैसे ही उसमें टाइमिंग का कमाल है दोस्तों। अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग रहेगा, स्पार्क प्लग के द्वारा वो ठीक टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर में जैसे ही हमारा पिस्टन पहुंचा, वो क्या करेगा, स्पार्क प्लग स्पार्क कर देगा। चिंगारी, आग में घी डालना, वही आग में मतलब घी में चिंगारी लगाने वाला काम हो गया ये। वो चिंगारी लगा, उसका काम ही वही है, स्पार्क प्लग का काम है चिंगारी लगा देना, स्पार्क कर देना। जैसे ही वहां स्पार्क हुआ, एक तो कंप्रेसर हो रहा है इंजन जो है अपना ये, और जो पिस्टन जो है ऊपर की ओर जा रहा है, कि दबाव बना दिया। आप लोग जैसे ही पढ़े होंगे कि वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा, वॉल्यूम जहाँ पे कम किया जाएगा तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है दोनों। तो वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि एक हल्का सा स्पार्क से वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि सेकंड स्ट्रोक जो कंप्रेशन स्ट्रोक का टॉप डेड सेंटर पे ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, अब ब्लास्ट हुआ, कहीं भी कुछ ब्लास्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो वो एनर्जी, वो पावर क्या करता है, पिस्टन को नीचे की ओर ठेलता है। यही मेन स्ट्रोक है दोस्तों, तीसरा स्ट्रोक, जो पिस्टन नीचे की ओर पावर यानी पावर रिलीज होने ब्लास्ट के कारण नीचे की ओर आता है, यही मेन स्ट्रोक है। इसी स्ट्रोक को हम लोग तीसरा स्ट्रोक बोलते हैं, जिसको पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक बोला जाता है। तो ये तीसरा स्ट्रोक है। अब क्या हुआ कि तीसरे स्ट्रोक में पावर तो मिल गया, अब नीचे पिस्टन जैसे आया, क्रैंक को घुमाया, क्रैंक फ्लाईव्हील को घुमाया, पावर आके बढ़ गया। अब ब्लास्ट जो हो गया था, अब उसमें क्या था कि हमारा जला हुआ जितना भी स्मोक था, चाहे वो बर्न या अनबर्न, कार्बन हो गया, स्मोक हो गया, नॉक्स हो गया, बहुत सारे गैसेज हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं। तो उसको निकालना भी तो है बाहर, नहीं निकालिए तो फ्रेश एयर कैसे उसमें आएगा, आग कैसे लगेगी, ठीक है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो उसको निकालने के लिए चौथा स्ट्रोक इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। तो चौथा स्ट्रोक का भी यहाँ पे बहुत जरूरी काम है। तो चौथा स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका जो पिस्टन है वो, अभी तो पावर स्ट्रोक तीसरा स्ट्रोक में नीचे है पिस्टन आपका, नीचे क्यों है, क्योंकि वो तो ठेल दिया पावर से। अब चौथा स्ट्रोक में क्या है कि फिर वापस ऊपर जाएगा पिस्टन, और चौथा ही स्ट्रोक में आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है। वो टाइमिंग का खेला है सारा, कैम के थ्रू मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जैसे ही चौथा स्ट्रोक यानी पिस्टन आपका ऊपर गया वापस से, वो ठेल दिया सारा गैस को एग्जॉस्ट से, सिलेंसर थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है। और यही चारों स्ट्रोक रिपीट होता है तेजी में, और इंजन काम करता है। सारा जैसे 4 स्ट्रोक है, 4 सिलेंडर है, तो चारों सिलेंडर का यही 1 बाय 1 काम होता है, और वो पावर जनरेट करता जाता है। और क्रैंक अब क्या है कि पावर इंजन जनरेट कर रहा है पिस्टन के थ्रू, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन के थ्रू। रेसिप्रोकेटिंग यानी अप एंड डाउन मोशन हो रहा है यहाँ पे,
लेकिन हमको अप एंड डाउन का तो काम नहीं है, चक्का को घुमाने के लिए रोटरी मोशन की जरूरत है, यानी कि राउंड रोटेशन की जरूरत है उसको। तो क्रैंक शाफ्ट का यहाँ काम है, जो कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। तो क्रैंक शाफ्ट का काम है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि अप एंड डाउन मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे वो क्रैंक शाफ्ट जो है लगा हुआ है, वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ा देता है। अब देखिए, ये हो गया आपका दूसरा कैटेगरी, यानी स्टार्टिंग ऑफ द इंजन। अब चलते हैं तीसरा कैटेगरी में। तीसरा कैटेगरी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, अब पावर तो बन गया आपका, यहाँ पे रोटेशन चालू हो गया, इंजन चालू हो गया, लेकिन सिर्फ इंजन चालू हो जाने से गाड़ी तो नहीं आगे बढ़ेगा। उसको तो चक्का में पावर दीजिएगा, तब तो चक्का तो घूमेगा, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो चक्का में पावर देने के लिए क्या है कि आगे हम लोग पावर को बढ़ाएंगे, इंजन से आगे बढ़ाएंगे। इंजन से आगे बढ़ाने के लिए हमको ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि गियर, जिसको आम भाषा में बोला जाता है। तो गियर में पावर डालने के लिए एक बीच में एक डिवाइस लगाते हैं, जो डिवाइस का नाम है, जो गियर में जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा? क्लच के थ्रू होगा। क्लच एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। वो क्या करता है कि इंजन और ट्रांसमिशन के बीच पावर को जोड़ने और अलग करने का काम करता है, यानी इंगेज और डिसंगेज करने का काम जो है वो क्लच करता है ऑटोमोबाइल में। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इंजन का जो पावर है, यानी इंजन का जो रोटेशन है, अगर हम लोग ट्रांसमिशन में डायरेक्ट भेज देंगे तो ट्रांसमिशन का काम क्या है नॉर्मल वे में अभी समझते हैं। वीडियो आगे हम ट्रांसमिशन का भी स्पेशल बनाएंगे। अभी ट्रांसमिशन का काम क्या है कि ट्रांसमिशन का नॉर्मल समझ लीजिए कि वेरिएबल टॉर्क यानी पावर और वेरिएबल स्पीड के लिए हम लोग ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग कंडीशन तो अलग अलग है। अब गाड़ी लेके बाहर निकले, ठीक है, तो कभी कच्चा सड़क मिलेगा, कभी पक्का सड़क मिलेगा, कभी आपको मुड़ना पड़ेगा, कहीं रोकना पड़ेगा, कहीं यू टर्न लेना पड़ेगा, यानी रोकना पड़ेगा, धीमा चलना पड़ेगा, स्पीड चलना पड़ेगा, यानी अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन होगा। इंजन तो एक सर्टेन अमाउंट में पावर बना रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो डायरेक्ट चक्का को दे दिए तो सर्टेन अमाउंट में आपका रोटेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग को वेरिएबल चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग कंडीशन वेरिएबल है। तो ड्राइविंग कंडीशन वेरिएबल होने के कारण हमको स्पीड और टॉर्क, यानी स्पीड और पावर दोनों हम लोगों को वेरिएबल चाहिए। और वो वेरिएबल जो है वो डिवाइस कौन सा देता है? वो है ट्रांसमिशन, यानी गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में कॉम्प्लिकेटेड ऐसा मैकेनिज्म है जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। वो उसी के हेल्प से हम लोग वेरिएबल टॉर्क का इस्तेमाल कर पाते हैं, वेरिएबल गियर का इस्तेमाल, यानी वेरिएबल स्पीड का इस्तेमाल भी कर पाते हैं। तो गियर को शिफ्टिंग करने की जरूरत है। अब मान लिया नॉर्मल 5 गियर होता है गाड़ियों में नॉर्मल, तो 1 2 3 4 5 तो चलने के लिए, तो अब इंजन तो बहुत स्पीड घूम रहा है। अगर हम इंजन बहुत स्पीड घूम रहा है, अब वो ट्रांसमिशन में अगर हम उसको गियर को इंगेज करना चाहेंगे तो वो तोड़ देगा, क्योंकि वो अपने स्पीड में घूम रहा है। अब उसका दांत ट्रांसमिशन का अगर हम चाहेंगे उसको इंगेज करके ये भी घूमने लगे, ये तो घूम रहा है, ये भी घूमने लगे, तो क्या होगा कि वो तोड़ देगा, स्पीड है ना, तो किस तरह से इंगेज होगा? उसके लिए क्लच डिवाइस जो है वो काम में आता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही ड्राइवर पैडल को प्रेस करता है रिलीज बेयरिंग के थ्रू, देखिए इसका भी मैं सारा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा अगले वीडियो, जो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ क्लच का, उसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। इसमें आप ओवरव्यू समझ लीजिए कि किस तरह से काम करता है। तो रिलीज बेयरिंग के थ्रू वो क्या होता है कि क्लच का जो इंगेजिंग पोजीशन है वो डिसंगेज हो जाता है, स्प्रिंग उसमें काम करता है, डायफ्राम स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, वो डिसंगेज, यानी कि पावर जो रोटेशन जो है जा रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, तोड़ देता है। अब क्या है कि यहाँ पे तो वो घूम रहा है, फ्लाईव्हील घूम रहा है, लेकिन इधर पावर जा नहीं पा रहा है, ये डिसंगेज कर दिया, तो इधर रुक गया। अब ये जो रुक गया, अब इधर जो है ये साइड जो है वो गियर बॉक्स अपना लगा हुआ है। तो गियर बॉक्स क्या काम करता है, उस वक्त क्या होता है कि अब आराम से आप क्लच दबाए रहिए, आराम से आप जितना भी गियर में वो शिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रोटेशन उसका रुक गया, धीमा हो गया, लगभग रुक ही गया, तो अब आराम से गियर कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिए, फिर वो जो डिसंगेज था वो इंगेज हो जाता है, पावर फिर ट्रांसमिट होने लगता है। तो ये काम होता है अपना क्लच का और गियर बॉक्स का। अब गियर बॉक्स में तो हम वेरिएबल रोटेशन ले लिए, लेकिन अब उसको आगे भी तो बढ़ाना है, तो आगे पीछे चक्का में ले जाना है खासकर। तो आगे बढ़ाने के लिए, अब रोटेशन को हम लोग और आगे बढ़ाने के लिए एक लंबी शाफ्ट की जरूरत पड़ती है। शाफ्ट यानी कि रॉड को ही हम लोग मैकेनिकल भाषा में शाफ्ट बोलते हैं। तो लंबी शाफ्ट की जरूरत होती है जो कि रोटेशन को वहां तक, पीछे चक्का तक ले जाए।
तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट। और वो प्रोपेलर शाफ्ट जो एक एंड में गियर बॉक्स से जुड़ी होती है, ट्रांसमिशन से जुड़ी होती है, दूसरे एंड में जुड़ी होती है किससे, तो फाइनल ड्राइव यानी कि डिफरेंशियल से। किसके थ्रू, तो यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू। मैं सब चीज के स्पेशल वीडियो में आपको समझाऊंगा, ये ओवर भी समझिए। अब क्या है कि आप देखेंगे नॉर्मल किसी ट्रक वगैरह में या छोटा ट्रक बड़ा ट्रक, ये सब गाड़ी वगैरह में भी, पीछे कार में भी जो रेयर व्हील ड्राइव होता है उसमें भी आप लोग देखेंगे कि पीछे जो चक्के लगे होते हैं, चक्का के बाद जो एक्सल होता है वहां पे मटका जैसा कुछ इस तरह से होता है। वो एक्चुअली है क्या, आप लोग मन में सवाल आता होगा। भाई साहब मैं बताऊं आपको कि वो जो मटका है उसी को डिफरेंशियल बोलते हैं। और वो जो डिफरेंशियल है वो कमाल का इंजीनियरिंग है। वो जो समझिए कि इंजीनियर्स ने जो डिजाइन किया है भाई साहब, बहुत जबरदस्त डिजाइन है। मतलब उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो सारा ऑटोमेटिक का खेला है, ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें। उसका बहुत सारा काम है, मैं स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। इसमें ये बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे कामों में उसका एक काम क्या है कि आपका जो रोटरी मोशन का डायरेक्शन को चेंज करता है ना, 90 डिग्री में डायरेक्शन चेंज करता है। कैसे, देखिए इंजन लगा हुआ है, अब जैसे कार इस तरह से देख समझ लीजिए, फ्रंट में इंजन लगा हुआ है, इंजन पावर दिया ट्रांसमिशन को थ्रू क्लच, तो इस तरह से रोटेट होते आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मोशन आ रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए इस डायरेक्शन में मोशन, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी चक्के में। तो क्या होता है कि डिफरेंशियल का काम है थ्रू बेवल गियर, क्रॉन व्हील एंड बेवल गियर थ्रू, वो 90 डिग्री में आपका रोटेशन को चेंज कर देता है। कई कामों में से एक काम डिफरेंशियल का यही है कि 90 डिग्री में रोटेशन को चेंज कर देता है। पहले इस तरह से पावर आ रहा है, फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक्सल के थ्रू आपके चक्के को रोटेशन मिल जाता है। तो रोटेशन जब डिफरेंशियल के थ्रू आपके चक्के में पहुंचा, यानी आपका चक्का भी यहाँ पे रोटेट करना चालू कर दिया। अब रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा गति नियम का इस्तेमाल होता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि चक्का जब रोटेट करना चालू कर दिया तो वो जमीन को, फर्श को, जहाँ पे चक्का टच है जमीन को, रोड को धक्का लगाता है पीछे की ओर। पीछे की ओर जैसा जितना जोर से धक्का लगाता है, जमीन भी उसको आगे की ओर धक्का लगाता है और गाड़ी आगे मूव करना चालू कर देता है, चलना चालू कर देता है। यही आपका तीसरा कैटेगरी जिसमें गाड़ी अब आपका चलने लगा। गाड़ी तो अब स्टार्ट कर लिया, रोटेशन भी, ट्रांसमिट पावर भी, इंजन भी स्टार्ट हो गया, गाड़ी आगे बढ़ने भी लग गया। अब भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी लेके चले रोड में, रोड सीधा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। रोटेशन आएगा, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न। तो उसके लिए आपका एक और सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, वो है चौथा कैटेगरी, स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, टर्निंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम। तो इसमें एक स्टीयरिंग सिस्टम लगा होता है, इसका भी हम लोग आगे वीडियो डिटेल में देखेंगे। ओवर भी समझ लीजिए कि स्टीयरिंग में स्टीयरिंग व्हील होता है जो आपके हाथ में होता है, जो आपको गाड़ी को डायरेक्शन देने के काम आता है। उससे स्टीयरिंग कॉलम जुड़ा होता है, रॉड एक होता है, उसको स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। स्टीयरिंग कॉलम से स्टीयरिंग गियर बॉक्स जुड़ा होता है, 3 4 5 टाइप का गियर बॉक्स है, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। स्टीयरिंग गियर बॉक्स से फिर जुड़ा होता है आगे ड्रैगलिंग वगैरह, टाई रोड वगैरह के साथ टायर जुड़ा होता है जो कि आपको डायरेक्शन देने के काम आता है। तो ये हो गया स्टीयरिंग का बात। अब दाहिने भी मोड़ लिया, राइट भी मोड़ लिए, टर्न भी ले लिए, गाड़ी चलाते तो नहीं रहिएगा, कहीं तो रोकिएगा, रुकना तो है, उतरना तो है बस। तो उसके लिए एक और सिस्टम की जरूरत होती है, उसको कहते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ, तो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी कई तरह के आते हैं। पहले आता था मैकेनिकल लिंकेज ब्रेकिंग सिस्टम, उसके बाद आने लगा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके बाद आने लगा एयर ब्रेकिंग सिस्टम, उसके बाद आने लगा हाइड्रोलिक प्लस एयर, जिसको न्यूमेटिक बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्लस न्यूमेटिक। उसके बाद आने लगा हाइड्रोलिक प्लस इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक प्लस न्यूमेटिक प्लस इलेक्ट्रिकल, ओनली इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह का काफ़ी सारा ब्रेकिंग सिस्टम भी मौजूद है। उसका भी हम लोग सेपरेट सेपरेट अलग अलग वीडियो में समझेंगे आगे चल के। अब जो ब्रेकिंग सिस्टम है, अब ड्राइवर ने जैसे ही पेडल दबाया पावर जनरेट हुआ, कहीं तो पावर जनरेट हो रहा है पेडल दबाने पे। तो वो पावर क्या कर रहा है, अगर मान लिया मैकेनिकल है या हाइड्रोलिक है, वो पावर ट्रांसमिट किया आगे, और चक्के में ब्रेक शू या ब्रेक पैड के द्वारा, वो फ्रिक्शन के द्वारा हीट जनरेट होके फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है कि आपका चक्का को अपोज करता है, रोकता है, और आपकी गाड़ी कुछ ही डिस्टेंस में रुक जाती है दोस्तों। तो ये हो गया ब्रेकिंग सिस्टम। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखा कि गाड़ी शुरू से, मतलब कि चाबी
स्टार्ट करने से कि रोकने तक का सारा ओवरव्यू देख लिया कि एक गाड़ी नॉर्मल काम कैसे करती है, ये हम लोग ने समझ लिया। अब जितना भी सिस्टम मैंने बताया वो मैं आगे का जो वीडियो है उसमें हर एक पार्ट को ले लेके मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग मटेरियल तक, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होता है, हर इंफॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। वीडियो में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। आगे इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि ईजी वे में, मतलब आसान तरीके से, देखिए थ्योरी और वीडियो आपको यूट्यूब में और बुक में बहुत सारा मिल जाएगा। गूगल पे भी आप पढ़ लीजिएगा, बुक में भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में के थ्रू आप लोग फन के द्वारा, मतलब ईजी वे में समझें ऑटोमोबाइल का सिस्टम, कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। और अपने थॉट में, अपने भाषा में, अगर आप लोग अपने अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार, अपने थॉट में अगर आपका आ गया, तो कहीं भी आप इंटरव्यू दीजिए, कहीं भी आप एग्जाम दीजिए, किसी को भी आप समझाइए, ईजी वे में समझा सकते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो तब तक के लिए आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।